गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वाक्य के बारे में और वाक्य के अंग के बारे में पढ़ेंगे। पहले जान ले वाक्य है क्या। भावों और विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है भाषा, और भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, सबसे बड़ी इकाई वाक्य। तो वाक्य कहते हैं किसे, पहले जान लें। वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी रचना वाक्य है। शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया है शब्दों का वह सार्थक समूह, यहाँ पे समूह तो होना चाहिए, यानी वाक्य में शब्दों का समूह होना आवश्यक है। लेकिन कैसा समूह होना आवश्यक है? सार्थक, यानी कि जिसका कोई अर्थ हो। जैसे यहाँ पर नीचे दिया गया है, जैसे राम मोहन श्याम सोहन गीता, ये जो पूरा है ये वाक्य की श्रेणी में आना चाहिए था, क्योंकि यह एक शब्द समूह है। लेकिन क्या यह शब्द समूह होने के उपरांत भी वाक्य है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यह ना तो किसी भाव को प्रकट करता है, ना ही किसी अर्थ की प्रतीति कराता है। तो इससे साफ पता चल रहा है ये जो ऊपर दिए हैं थोड़े भी शब्द, तो ये क्या है? वाक्य नहीं बने। ठीक है, यह एक शब्द समूह होकर भी वाक्य नहीं है, क्योंकि यह ना तो किसी भाव को प्रकट कर रहा है, ना ही किसी अर्थ को बता रहा है। आगे हम देखेंगे शब्दों के समूह को वाक्य कहलाने के लिए किन बातों का होना आवश्यक है। यानी कि शब्दों का समूह तो है ही, इसके साथ साथ समूह में क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से वह क्या कहला सकते हैं। मतलब सबसे पहले है क्या? सार्थकता। वाक्य के शब्द सार्थक होने चाहिए, यानी कि उनका कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आकांक्षा। वाक्य इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे सुनकर भाव समझने की आकांक्षा ना रहे, अर्थात पूरा भाव प्रकट हो जाना चाहिए। यानी जब हम आधा एक शब्द पहले कहते हैं और एक शब्द सुनने, सपोज हमने कर्ता पहले कह दिया, क्रिया नहीं कह पाए, समझने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर हमने कहा मोहन, आगे कुछ नहीं कहा, तो आगे सुनने की आकांक्षा रह जाएगी। मोहन क्या, यह जो आकांक्षा अगर रह जाती है तो वह वाक्य नहीं होता। अगर हम आधे वाक्य को कहेंगे और आधे वाक्य को छोड़ देंगे तो उसमें आकांक्षा रह जाती है, वह वाक्य पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए जो हमारा वाक्य होना चाहिए वो पूरा होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है तीसरा, योग्यता। शब्दों में प्रसंगानुकूल भावबोध की योग्यता होनी चाहिए। जैसे ही हम वाक्य सुनते हैं, उस वाक्य में जो भी कर्ता है, उस कर्ता में उस क्रिया को करने की योग्यता होनी आवश्यक है। जैसे यदि हम कहते हैं आग शीतलता देती है, जबकि आग में शीतलता देने की योग्यता नहीं है, ये जो वाक्य है इसमें योग्यता का अभाव है, इसलिए यह वाक्य नहीं है। नेक्स्ट है समीपता। वाक्य के शब्द समीप होने चाहिए, अर्थात उनमें निकटता होनी चाहिए। ठीक है, कहने का अभिप्राय है, जैसे अभी हमने कहा मोहन और उसमें गैप दिया, यानी कुछ समय के पश्चात यदि हमने कहा जाता है, तो इन दोनों का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि हमने इन शब्दों को साथ नहीं बोला। वाक्य में शब्द समीप भी होने आवश्यक है। नेक्स्ट है अनुवृत्ति। व्याकरण की दृष्टि से एक रूपता भी होनी चाहिए। एक रूपता का अभिप्राय है कि पदों का जो क्रम है वो क्रम के अनुसार ही होना चाहिए। कर्ता के स्थान पर कर्ता, कर्म के स्थान पर कर्म, क्रिया के स्थान पर क्रिया, ये दूसरे के स्थान पर नहीं होने चाहिए। यदि एक दूसरे के स्थान पर होंगे तो उसमें एक रूपता का अभाव आ जाएगा, जो व्याकरण की दृष्टि से गलत होगा। इसलिए व्याकरण में एक रूपता होने आवश्यक है। तो जो हमने ये पांचों चीज़ें देखी वाक्य कहलाने के लिए, इन 5 बातों का होना बहुत ही आवश्यक है। क्या क्या? सार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, समीपता और अनुवृत्ति। ठीक है, समीपता, अनुवृत्ति यानी इन 5 से युक्त समूह वाक्य कहलाता है। अब हम आगे चलेंगे वाक्य के अंग यानी घटक कौन कौन से हैं। प्रत्येक वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, एक कर्ता और दूसरा क्रिया। वाक्य में और कुछ हो ना हो, लेकिन कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। अगर अकेला कर्ता है, क्रिया नहीं होगी तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। यदि क्रिया अकेली है तो उसमें कर्ता का अभाव है, तो वह भी वाक्य नहीं होगा। इसलिए चाहे कितना भी छोटा वाक्य हो, परंतु इन दोनों का वाक्य में होना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य तथा क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, उद्देश्य और विधेय होता क्या है? उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वाक्य में जिस विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है। विधेय
होता है उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे सूरज चमकता है, यह एक वाक्य है। सूरज चमकता है, यह एक वाक्य है। इसमें सूरज के विषय में कहा जा रहा है, इसलिए सूरज उद्देश्य है और सूरज के विषय में कहा जा रहा है कि वह चमक रहा है, तो वो क्या होगा? विधेय होगा। ठीक है, जो कुछ भी कहा जा रहा है सूरज के विषय में कि वो चमक रहा है, तो वो क्या हुआ? विधेय हुआ। तो इससे पता चल रहा है कि जो सूरज है वो उद्देश्य है और चमकता है विधेय है। सूरज क्या है? उद्देश्य, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और चमकता है जिसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो विधेय है। अब देखें उद्देश्य का विस्तार क्या है। उद्देश्य के अर्थ में विशेषता प्रकट करने के लिए जो शब्द या शब्दांश कर्ता के साथ जोड़े जाते हैं उन्हें उद्देश्य का विस्तारक कहा जाता है। उद्देश्य का विस्तार किन किन चीज़ों से संभव है यहाँ दिया गया है। संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से तथा वाक्यांशों से। अब एक उदाहरण देखिए। जैसे मेहनती व्यक्ति सदैव सफल होते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेहनती एक विशेषण है जो विशेषता बता रहा है, और व्यक्ति उद्देश्य है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी करता है। तो उद्देश्य के विस्तार के लिए हमने मेहनती शब्द यानी कि विशेषण शब्द को यहाँ पर जोड़ा है। तो जो यह मेहनती है यह इस व्यक्ति का यानी उद्देश्य का विस्तारक है। नेक्स्ट है विधेय का विस्तार, जान लें हम। जो शब्द विधेय के अर्थ में विशेषता बताने का कार्य करते हैं विधेय के विस्तारक कहलाते हैं। और किन किन से होता है विधेय का विस्तार? विधेय का विस्तार कारक से, क्रिया से, विशेषण से तथा पूर्वकालीन क्रिया। अब यहाँ एक उदाहरण है। वह लड़का ध्यानपूर्वक सुनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ध्यानपूर्वक शब्द है यह क्रिया विशेषण है। मैं आपको पुनः बता देती हूँ कि क्रिया की जो यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर सुनता है यह क्रिया है। इसके साथ हमने किसकी विशेषता बताने के लिए हमने ध्यानपूर्वक शब्द को लगाया है, और जो ध्यानपूर्वक शब्द है ये क्रिया विशेषण का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। किस प्रकार सुनता है? ध्यानपूर्वक सुनता है, तो सुनता विधेय है और ध्यानपूर्वक उसका विस्तारक है। तो बच्चों आज हमने वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और वाक्य के अंग के बारे में पढ़ा। आशा है कि बच्चों आपको ये वीडियो